आगे भारतीय राज्य व्यवस्था की जो हमारी सीरीज चल रही थी उसमें हम बात करने जा रहे हैं आज साइमन कमीशन आयोग की, क्योंकि इससे पहले हमने मार्ले मिंटो सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार यानी कि भारत शासन अधिनियम 1919 भी पढ़ लिया है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे साइमन कमीशन आयोग की क्या थी ज़रूरत उसको भारत में आने की और कैसे ब्रिटिश सरकार ने अपनी नीतियों के आधार पर उसे भारत भेजा था। तो दोस्तों मेरा नाम है विनय और मैं स्वागत करता हूं आपका जो है रघु इनोवेटिव हब पर। दोस्तों ये हमारी पुस्तक है जो उसकी सिविल सेवा एवं अन्य राज्य परीक्षाओं हेतु जो एम लक्ष्मीकांत द्वारा रचित है। तो दोस्तों इसकी बात करें तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक मानी जाती है किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए, इवन यूपीएससी के लिए। तो ये उस वहाँ की भागवत गीता है। तो दोस्तों चलिए ज़्यादा वीडियो लंबा ना करते हुए आज बात करते हैं हम साइमन कमीशन आयोग की। तो क्या था साइमन कमीशन आयोग? तो दोस्तों हम बात करें कि जब 1919 में भारत शासन अधिनियम लागू किया गया था, तो अब भारत शासन अधिनियम की जो कार्यप्रणाली थी कि उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। तो उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए जो उस समय वहाँ की जो सरकार थी, जो कि कंजर्वेटिव दल की सरकार थी, तो उसने ब्रिटेन से 1927 में एक साइमन कमीशन आयोग गठित कर दिया। अब साइमन कमीशन आयोग का जो कारण था वह था कि वह भारत आने के लिए बनाया गया था और वह अपनी जो है 1919 अधिनियम जो था उसकी जो है रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। तो अब वह यहाँ पर आएगा और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा कि भारत में कैसे संविधान सभा का गठन हो और कैसे जो है यहाँ की नीतियाँ लागू हो। तो दोस्तों अगर इसकी हम बात करें तो यह 1927 में साइमन कमीशन आयोग भारत आया था। तो अब उसके बाद जो उस समय जॉन साइमन थे वह इसके हेड बनाकर भारत में भेजे गए थे और इनके जो कमेटी थी उसमें जो सदस्य थे वो सामूहिक विधानिक आयोग की गठन की घोषणा पर जो है आए थे। यानी कंजर्वेटिव दल की सरकार ने, यानी ब्रिटेन की जो उस समय की सरकार थी या पार्लियामेंट थी, उसने साइमन कमीशन को भारत भेजा था। तो उसके बाद हुआ यूँ कि जब भारत साइमन कमीशन आयोग जब भारत आ गया तो यहाँ पर उनकी बहुत व्यापक रूप से निंदा हुई, क्योंकि निंदा होने का कारण यह भी था कि इसमें जो सभी सदस्य थे वो ब्रिटिशर्स थे, जिससे कि महात्मा गांधी समेत अन्य सभी जितने क्रांतिकारी और राजनीतिक दल थे उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर इसकी निंदा की। आपने सुना भी होगा या देखा, कई जगह पढ़ा भी होगा कि जिसमें लोग नारे लगाते हुए दिखाई देते हैं साइमन कमीशन वापस जाओ। तो यह उस समय की बातें चल रही हैं जब भगत सिंह का उस समय जो है क्रांतिकारियों में प्रमुख थे, क्योंकि उस समय दो दल होते थे, एक गरम दल और एक नरम दल, जिसमें गरम दल के जो सदस्य थे जैसे सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, और नरम दल में जो है इधर चाचा नेहरू और महात्मा गांधी लोग आते थे। तो उसी समय जो है अब इस आयोग की निंदा होने लगी और इस आयोग की जो रिपोर्ट वर्ष थी वो 1930 में प्रकाशित हुई। इसके द्वारा हुआ ये कि भारत में जो है कि कहा गया कि जो प्रांतीय स्वायत्तता थी, यानी जो देश प्रांतों में बटा हुआ था, अब इसमें जो स्वायत्तता यानी वहाँ के जो राजा रजवाड़े या रियासतें जिन राजाओं के अधीन थी उनको खत्म कर एक उत्तरदायी सरकार के गठन के लिए विचार किया गया कि जिससे हो कि वहाँ पर एक लोकतांत्रिक ढांचा जो है शुरू हो सके। क्योंकि सरकार अब यहाँ पर सरकार होना ज़रूरी था, क्योंकि जो राजा रजवाड़े थे वो अपनी अपनी नीतियों से बाज नहीं आ रहे थे। तो उसके बाद किया यह कि भारत में जो उत्तरदायी सरकार की बात थी उसे स्वीकार किया गया और 1935 में इसे लागू भी कर दिया गया। हालांकि इसने केंद्र में उत्तरदायी सरकार के विचार को अस्वीकृत कर दिया, क्योंकि केंद्र में जो वहाँ के ब्रिटिशर्स थे वह चाहते थे कि उन्हीं की सरकार रहे, अभी भी वह शासन अपने हिसाब से चलाना चाहते थे। तो अब उसके बाद बात करें, जब लॉर्ड वायसराय जो इरविन थे, वायसराय लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर में यह घोषणा भी कर दी थी कि इस आयोग के अधिकांश सिफारिशों को अप्रचलित यानी कि आउटडेटेड कर दिया। और उल्लेखनीय है कि यह घोषणा भी भारतीय संवैधानिक विकास का लक्ष्य डोमिनियन स्टेटस पर ही रखा गया। तो यह बात है 1929 की, जब लॉर्ड वायसराय ने इन बातों को आउटडेटेड करके ख़त्म भी कर दिया था। लेकिन साइमन कमीशन आयोग सीधे पार्लियामेंट से आया था, तो इसलिए वह इस तरह के किसी भी विधान को समझना नहीं चाहता था। तो उसके बाद जो मुख्य रूप से एक घटना इसमें यह घटी कि जब
यह कमीशन भारत आया तो उसने एक सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था लागू कर दी। सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था से मतलब यह था कि इसके अनुसार जितनी भी जातियां थीं, क्योंकि उस समय जब 1932 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ तो उसके बाद जो वहाँ के ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो थे रैमजे मैकडोनाल्ड ने, उन्होंने एक सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था की कि जिसमें यह कहा गया कि जो अगड़ी पिछड़ी जातियां हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, भारतीय, ईसाई, आंग्ल भारतीय, यूरोपीय और दलितों के लिए भी जो है अलग अलग प्रतिनिधित्व की जो उनका अलग अलग प्रतिनिधि थे उनको स्वीकार किया गया। तो जिससे हुआ यूं कि एक तो भारतीयों में आक्रोश की स्थिति उत्पन्न होगी। उसके बाद यह भी हुआ कि दलितों को कुछ विशेष विधानसभा क्षेत्रों में कुछ सीटें प्रदान भी की गई, जिन पर केवल दलित समुदाय ने संबंधित मतदाता ही वोट कर सकते थे। तो यहाँ पर एक सांप्रदायिकता का प्रभाव उन्होंने उत्पन्न कर दिया कि जिसकी जितनी जनसंख्या होगी उसके प्रतिनिधि उसी हिसाब से होंगे और वो उसी हिसाब से वोट भी कर सकेंगे। तो यह थी यहाँ इनकी जो है भारत में फूट डालने की नीति। तो आइए जानते हैं इसके बाद जो हमारा पूना समझौता हुआ, पूना समझौता के बारे में। तो आगे बात करें कि जब यह सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था लागू हुई तो उस समय महात्मा गांधी ने इसका घोर विरोध किया। तो अब घोर विरोध करने के पश्चात ये जो है उपवास पर भी बैठ गए, यानी कि भूख हड़ताल कर दी। और उस समय के संविधान निर्मात्री सभा के जो सदस्य थे, यानी कि उसके पहले के जो सदस्य थे हमारे भीमराव अंबेडकर जी, उनके और गांधी जी के बीच में एक बहुत लंबी चौड़ी वार्ता भी हुआ और एक समझौता भी हुआ जिसे पूना समझौता कहा गया। अब इस समझौते में क्या हुआ कि गांधी जी एवं अंबेडकर के अतिरिक्त मदन मोहन मालवीय और S.C. रजा भी शामिल थे। अब इस समझौते में यह भी व्यवस्था कर दी गई थी कि हिंदुओं का एक ही मत होगा, उनमें सांप्रदायिक जो निर्वाचन की व्यवस्था है के आधार पर विभाजन नहीं किया जाएगा और दलितों के लिए इसी के अंतर्गत सीटें भी आरक्षित होगी। तो जो अभी आज कल हम SC ST कोटा देखते हैं या उसी समय की देन थी। हालांकि उस समय लागू नहीं किया गया था। जब 1950 में भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ तो उसमें यह प्रावधान भी रखा गया आरक्षित कोटे का। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा कि 1927 में सर जॉन साइमन कमीशन के नेतृत्व में एक साइमन कमीशन भारत आया, एक डेलीगेशन भारत आया जिसमें 7 सदस्य थे और इसका जो नीतियां थी वो भी अभी ब्रिटिश सरकार के हिसाब से ही चल रही थी। तो अब इसमें जो सभी सदस्य ब्रिटिशर्स थे तो उसके कारण यह हुआ कि भारत में आक्रोश की स्थिति उत्पन्न हुई और उस आक्रोश की स्थिति के कारण कई क्रांतिकारियों ने इसका घोर विरोध भी किया। तो घोर विरोध करने के बाद अब इन्होंने प्रांतीय विधान सभा थी, उस समय की विधान परिषद थी जिसका ब्रिटिश लोग जो है शासन कर रहे थे, तो उनको हटाकर इन्होंने कहा कि नहीं, हम सरकारी लोकतांत्रिक ढांचा अपनाएंगे और इसको उन्होंने अपनी तरफ से मनवा भी लिया और 1935 में इसको लागू भी कर दिया गया। तो जिससे होता यह था कि अब वहाँ पर लोकतांत्रिक जो सरकार की नीति थी उसकी एक नींव पड़ गई थी। उसके बाद इन्होंने सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था की कि जिसमें जो है अन्य सभी जितनी भी जातियाँ हैं उनके अलग अलग प्रतिनिधि होंगे और वो अपने हिसाब से अलग अलग वोट भी डाल सकेंगे। उसके बाद जब इसी सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था के खिलाफ में जब गांधी जी सत्याग्रह पर बैठ गए, उस समय जो उपवास था उसे सत्याग्रह ही कहा गया। तो उस समय अंबेडकर जी और मदन मोहन मालवीय और SC रजा के बीच में एक समझौता हुआ जिसे पूना समझौता भी कहा गया। तो इसमें यह व्यवस्था की गई कि अब कोई भी यह निर्वाचन जो सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था थी इसे हटाने की मांग की गई और कहा गया कि सभी हिंदू हों या भारतीय लोग हों, उनको एक मत की प्रणाली के आधार पर ही सरकार बनाने का मौका होगा, जिसमें कि दलितों को भी आरक्षित कोटा दिया जाएगा। तो दोस्तों यही था साइमन कमीशन आयोग। यदि आपको अच्छा लगा हो यह वीडियो तो हमें ज़रूर बताएं और चैनल को पर अगर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें जो है बहुत महत्वपूर्ण इसी तरह से पॉलिटी कराई जा रही है। तो दोस्तों आपको यदि कोई भी क्वेरी हो तो आप यह मेरा नंबर दिया गया है 734827279348282297 पर आप मैसेज कर सकते हैं और पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। और इसी पे जो है आप ज्वाइन
रघु करके आप मैसेज सेंड करिए और हम आपको अपने जो डेली जिसमें नोट्स भेजते हैं, जिसमें डेली अखबार आता है, उस ग्रुप में शामिल कर लेंगे। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। अब हम आपसे लेते हैं विदा। धन्यवाद।